आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब फॉर्म, यूजेस एंड फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में क्लास में आपको जो है ना वर्ब फॉर्म के बारे में विशेष से बताया गया है। आप इस चैनल के नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ एडवांस ग्रामर को देखेंगे, जहाँ आपको मेन वर्ब एंड इट्स काइंड्स जो है ना मिलेंगे। अगर आप ना पढ़े हो तो एक बार वहाँ पढ़ें और उसके बाद यहाँ से समझने की कोशिश करें। अगर आप नियमित हैं तो कृपया ध्यान दें, आपको जो है ना वर्ब फॉर्म की यूज और फंक्शन समझ में आ जाता है। यहाँ देखेंगे हम लोग वर्ब फॉर्म्स, यूजेस एंड फंक्शन। हम इसको एक नेम के तहत अध्ययन करेंगे। टेंस, हिंदी व्याकरण में इसे काल बोला जाता है। द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। ऐसे भी जितने भी वर्ब हैं इनके सभी फंक्शन जो है ना टेंस से रिलेटेड होते हैं, और बिना वर्ब के किसी सेंटेंस को हम सही प्रेजेंट भी नहीं कर सकते। अतः इस भाषा को सही तरीका से समझने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें ग्रामर के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का अध्ययन अति आवश्यक होता है। हम इस टेंस को काफी आसानी तरीका से समझेंगे, इतनी आसानी तरीका से कि एक बार में आपको बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग टेंस के डिफिनेशन को देख लें। द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का वह रूप which indicates a particular point in time or a period of time for an action is called tense। यानी हमने एक लाइन में ही जाना, द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का रूप ही टेंस कहलाता है, लेकिन कुछ फंक्शन इसे करने पड़ते हैं, इसका कुछ काम होता है। जब तक वर्ब फॉर्म से हम उन टर्म को समझ नहीं पाएंगे या उस टर्म को हम प्रेजेंट नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इसे टेंस नहीं बोल सकते। वो क्या है? पॉइंट इन टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, यानी क्रिया का वह रूप जो किसी भी काम के लिए, जिस काम को आप करते हैं उस काम का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर समय होता है, पॉइंट के रूप में या अवधि के रूप में। तब वर्ब फॉर्म यानी क्रिया का वह रूप जो किसी भी काम के लिए समय को दर्शाता है उसे हम टेंस कहते हैं। यानी सिंपली हम सिर्फ वर्ब फॉर्म को टेंस नहीं कह सकते जब तक वह टाइम को प्रेजेंट नहीं करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं वर्ब फॉर्म के अनुसार। एज, यहाँ हम देखेंगे राम इज प्लेइंग, या एक सेंटेंस हुआ। यहाँ प्लेइंग भी एक वर्ब है और इज भी एक वर्ब है। तो जैसे वर्ब फॉर्म में आपको बताया गया कि इज जो है ना वर्ब टू बी का फिफ्थ फॉर्म है। तो इस फोकस को एक बार आप समझ लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसमें अगर सिंगल वर्ब हो या एक से अधिक वर्ब हो, अगर सिंगल वर्ब है तो उसको देखेंगे, और एक से अधिक वर्ब होगा तो सबसे फर्स्ट वर्ब को देखेंगे। अगर वो फर्स्ट वर्ब किसी भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, यानी प्रेजेंट टेंस हो, या एसीएस फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस हो, तो उससे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि कहीं भी V1 और V5 जो होते हैं वो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करते हैं। किस चीज को इंडिकेट करते हैं? प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंट टाइम। अब एक्शन के बारे में जानिए। जैसे कि हम जानते हैं
वह सभी काम जिसे हम करते हैं वह एक्शन कहलाता है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे राम खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो राम जो कर रहा है वह क्या कहलाएगा? एक्शन कहलाएगा। तब ये दोनों हमारे वर्ब हुए, ये क्रिया के एक रूप हैं। तो क्रिया का वह रूप जो किसी एक्शन के लिए टाइम का बोध कराता है उसे टेंस बोला जाता है। समझ में आया? क्रिया का वह रूप, ये भी एक वर्ब है, यह भी एक वर्ब है, दोनों मिलकर के किसी एक्शन के लिए टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे टेंस कहेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल को यहां रख लेते हैं, राम वॉज प्लेइंग। राम खेल रहा था। यहां प्लेइंग भी एक वर्ब है, वॉज भी एक वर्ब है। ध्यान देंगे वर्ब फॉर्म के अनुसार वॉज जो है ना वर्ब टू बी का सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब सेकेंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। फर्स्ट फॉर्म को और ये फाइव फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। बिल्कुल। अब यहां देखेंगे राम खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। तो राम जो कर रहा था वह एक्शन हो गया। अब V2 का मतलब होता है पास्ट टाइम, यानी पास्ट टेंस कहिए या पास्ट टाइम कहिए, यानी कहीं भी V2 जो यूज होते हैं वह किसी भी वर्ब का जो सेकंड फॉर्म हो, अगर किसी सेंटेंस में यूज होता है तो वहां से पास्ट टाइम का बोध होता है। तो फिर वही बातें हो गया कि किसी भी क्रिया का वह रूप जो किसी भी एक्शन के लिए टाइम को इंडिकेट करते हैं उन्हें टेंस कहा जाता है। यानी यहाँ पे ये टेंस हुआ। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों वर्ब है, दोनों मिल, कभी कभी ऐसे भी वर्ब होते हैं जो सेम फॉर्म में एक्शन को भी बोध कराते हैं और टाइम का भी बोध कराते हैं, जब वो सेंटेंस में सिंगल यूज होते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए V1 हुआ, V2 हुआ या V5 हुआ। मेजर रूप से हम प्रेजेंट और पास्ट टाइम को ही समझेंगे। फ्यूचर टाइम के लिए आपको अलग से कुछ टर्म बताए जाएंगे जहां से आने वाले समय का बोध होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने टेंस के बारे में जाना कि टेंस क्या है? वर्ब फॉर्म है जो किसी भी एक्शन के लिए समय को दर्शाता है। एनी डाउट? यानी काम और समय के मेल जो है ना काल कहलाते हैं। हम एक एग्जांपल को यहाँ समझ लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पानी हम रखते हैं और साथ में जो है ना चीनी रखते हैं, दोनों को मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है। यानी जब भी दो वस्तु एक साथ मिलते हैं तो एक तीसरा वस्तु का निर्माण हो जाता है। और ये जो है ना पानी के नाम से जाना जाता है ना चीनी के नाम से जाना जाता है। इन द सेम वे एज मान लीजिए कि टाइम है प्लस एक्शन है और हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो हमें तीसरा क्या मिल जाता है? टेंस मिल जाता है। यानी वर्ब फॉर्म हुआ है जो टाइम और एक्शन दोनों को एक साथ प्रेजेंट करता है, यह हमारा टेंस कहलाता है। बोलिए, एनीबॉडी एनी डाउट? ओके, अब लुक हियर। टेंस इज ऑफ थ्री काइंड्स। ये जो टेंस होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी जाता है, क्योंकि समय जो है ना हमारा तीन प्रकार का होता है और ये टेंस जो है ना क्रिया का समय का ही बोध कराते हैं। तो जब समय तीन होते हैं तो टेंस भी तीन होते हैं। एज जिसमें पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो यह टेंस हुई। प्रत्येक टेंस का संबंध किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ होता है। जैसे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस का संबंध
प्रेजेंट टाइम से होता है। पास्ट टेंस का संबंध पास्ट टाइम से होता है और फ्यूचर टेंस का संबंध फ्यूचर टाइम से होता है। तो आप दो वर्ड पर विशेष ध्यान देंगे, यहां टाइम, यहां टेंस। इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। टेंस हमारे ग्रामर का हिस्सा है, टाइम हमारे ग्रामर से आजाद है, ये ग्रामर का हिस्सा नहीं है। टेंस का निर्माण हमने किया, टाइम जो है ना गॉड गिफ्टेड है, ये प्रकृति के अनुसार है। टेंस तब आया जब हम पढ़ना लिखना सीखे, भाषा का निर्माण किए, ग्रामर बनाए, वहां पे हमने टेंस का रिसर्च किया। टाइम जो है ना ग्रामर से पहले का है, अतः टेंस का अध्ययन किया जाता है, टाइम को महसूस किया जाता है। तो अब आप अपने भाषा में आइए। अगर हम हिंदी व्याकरण के अनुसार देखें तो प्रत्येक टाइम के लिए हमने कुछ सिंबल बना लिया। वन वर्ड हिंदी के अंतर्गत समझ लीजिएगा, हाय हो हूं, था थे थी, गा गे गी। इट इज द सिंबल ऑफ टाइम। ये जो है ना टाइम के सिंबल है। अब इन चीजों के बारे में एक लाइन में समझ लीजिए। आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, अगर उसके अंत में है हो हूं का प्रयोग करते हैं, था थे थी का प्रयोग करते हैं, या गा गे गी का प्रयोग करते हैं, कहां? सेंटेंस के अंत में, तो उससे अगर है हो हूं का प्रयोग करते हैं तो उससे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है और उसे प्रेजेंट टेंस समझते हैं। अगर था थे थी का प्रयोग करते हैं तो उससे पास्ट टाइम का बोध होता है और उसे पास्ट टेंस समझते हैं। अगर गा गे गी का प्रयोग करते हैं तो उससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है और उसे हम लोग फ्यूचर टेंस समझते हैं। बोलिए, एनी डाउट? यानी हिंदी व्याकरण के अनुसार आप टेंस को इस सिंबल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इन इंग्लिश कैसे समझेंगे इसके बारे में हम जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस को कैसे समझा जाएगा, पास्ट टेंस को कैसे समझा जाएगा और फ्यूचर टेंस को कैसे समझा जाएगा। यानी हम कैसे समझेंगे कि कोई सेंटेंस, कोई एक्शन प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। हिंदी के अनुसार तो आसान हो जाएगा कि आपको सिंपली इन सारे वर्ड को याद रखने होंगे। है हो हूं तो प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टेंस, था थे थी पास्ट टाइम पास्ट टेंस, गा गे गी फ्यूचर टाइम फ्यूचर टेंस। बट इन इंग्लिश हाउ? तो आप सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए और हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को इन इंग्लिश हम कैसे समझ सकते हैं। यहां ध्यान देंगे आप, टेंस। अब तक हमने जाना टेंस किसे कहेंगे, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब एक एक काइंड को जो है ना आप बारी बारी से समझ लें। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस पे फोकस करते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे या प्रेजेंट टेंस है क्या? द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows that the action takes place in the present time is called present tense। यानी किसी क्रिया का वह रूप जो यह दर्शाता है कि कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में घटित होता है तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस का सीधा संबंध प्रेजेंट टाइम से होता है। तो एग्जाम्पल से हम लोग इस बातों को समझेंगे कि कैसे हम टाइम को समझेंगे, कैसे टेंस को समझेंगे। तो भैया हम कुछ एग्जाम्पल हिंदी भाषा से लेते हैं। जैसे मान लीजिए श्याम खाता है, श्याम खा रहा है।
श्याम खा चुका है। श्याम खाता रहा है। तो पहले हिंदी एग्जाम्पल को समझिए। जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी जाना कि यदि किसी सेंटेंस के अंत में है का प्रयोग हो, हूं का प्रयोग हो का प्रयोग हो, तो उसे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है और उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। अब इन एग्जाम्पल को देखेंगे आप। प्रत्येक सेंटेंस के अंत में है का प्रयोग है, अतः इन सभी सेंटेंस से प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है। किस टाइम का बोध हो रहा है? प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है। तो किसी क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है कि कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में घटित होती हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अतः यह सभी सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट टेंस कहे जाएंगे या प्रेजेंट टेंस में लिखे गए हैं। अब दूसरी बातें आप यहाँ पे ध्यान देंगे। इसको अब हम इन इंग्लिश रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए श्याम इट्स। अब ये कैसे हुआ, आगे हम आप लोगों को ट्रांसलेशन सेक्शन में बताएंगे कि कैसे इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इस सेक्शन में आप जो है ना सिर्फ वर्ब फॉर्म पे फोकस कीजिएगा। जैसे कल आपको इसके पहले वाले क्लास में बता दिया गया है कि किस वर्ब फॉर्म का क्या नाम होता है, और एक वर्ब फॉर्म समझ में आपको आएगा, पूरा टेंस बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। सो लुक हियर, श्याम इट्स, श्याम खा रहा है। श्याम इज ईटिंग, श्याम खा चुका है। श्याम हैज ईटेन, श्याम खाता रहा है। श्याम हैज बीन ईटिंग। अब दोनों एग्जाम्पल को आसानी से समझिए। यहां तो आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, यहां तो सिर्फ लास्ट टर्म को देखने हैं जो टाइम के सिंबल है। अगर अंत में है, हो, हूं का प्रयोग हो तो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टेंस है। था, थे, थी का प्रयोग हो तो पास्ट टाइम है, पास्ट टेंस है। गा, गे, गी का प्रयोग हो तो फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टेंस है। अब यहां आइए, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस जो आपके पास लिखे जाएंगे उस सेंटेंस में आप वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। किसी सेंटेंस में वर्ब की संख्या कम से कम एक तो होता ही है, एक से अधिक रहता है, क्योंकि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस लिखा ही नहीं जाता। अगर आप बिना वर्ब के किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो सेंटेंस आपका मीनिंगलेस हो जाता है, अधूरा हो जाता है, अर्थ को कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो फिर जो है ना हम उसे सेंटेंस नहीं मानते हैं। तो जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें कम से कम एक वर्ब तो हर हाल में होता है, या एक से अधिक वर्ब भी हो सकते हैं। तो आप सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब पे फोकस करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर एक से अधिक वर्ब हो तो आप फर्स्ट वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। किस वर्ब को सेलेक्ट करेंगे? फर्स्ट वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट वर्ब के फॉर्म को देखेंगे आप, तो यहां हम देख रहे हैं इट्स हो, इज हो, हैज हो या हैज हो, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ये मेन वर्ब से लिए गए हैं, ये वर्ब टू बी से लिए गए हैं, और ये वर्ब टू हैव से है। कौन सा वर्ब फॉर्म है? ये V5 है। तो अगर ये V5 है या V1 है, V5 हो या V1 हो तो इससे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। किस टाइम का बोध होता है? प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। तो वह सभी वर्ब फॉर्म जो किसी एक्स दर्शाते हैं कि कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में घटित होता है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। यानी प्रत्येक सेंटेंस में V1 या V5 के प्रयोग है, मतलब ये सभी एक्शन प्रेजेंट टेंस में लिखे गए हैं। एनी डाउट? आप हिंदी से भी समझ सकते हैं, आप इंग्लिश एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यहां में क्या करना होता है? वर्ब के फॉर्म को देखना होता है। कभी कभी किसी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब फॉर्म होंगे, एक से अधिक वर्ब यूज किए जाते हैं,
तो जो फर्स्ट वर्ब होता है हमें उसी पर फोकस करना है। अगर वह वर्ब की बनावट यानी रूप जो है ना V1 या V5 के रूप में आता हो तो हम समझेंगे कि यह प्रेजेंट टाइम है। अगर प्रेजेंट टाइम है तो ये सभी प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। एनी डाउट? आपने समझा प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाएगा? अब दूसरी बात पर ध्यान देंगे आप। हमने यहां एक ही टेंस में एक ही एक्शन को 4 प्रकार से देखा। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है या ऐसा होता रहा है। कहने का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस इच ऑफ 4 काइंड्स। अतः ये प्रेजेंट टेंस जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। इनके 4 काइंड्स होते हैं, जिसमें पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। हालांकि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानेंगे। सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के जो है ना 4 काइंड्स होते हैं। अब तक आपने समझा प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे। प्रेजेंट टेंस वह है जो दर्शाता है कि कोई काम जो है ना प्रेजेंट टाइम में घटित होती है। अब किसी क्रिया को हम प्रेजेंट टाइम में होना कब समझेंगे? अगर एग्जाम्पल आपके सामने हिंदी में हो तो अंतिम वर्ड को देखेंगे। अगर अंत में है हो हूं का प्रयोग है तो प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है, इसे प्रेजेंट टेंस समझ लेंगे। अगर एग्जाम्पल आपके इंग्लिश में आता हो तो वर्ब को देखेंगे। अब सेंटेंस में वर्ब एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बिना वर्ब को प्रेजेंट किया जाता हो। तो लुक हियर, अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब है तो हम उसके फॉर्म को देखेंगे। अगर एक से अधिक वर्ब है, जैसे लास्ट सेंटेंस यहाँ देखेंगे आप, श्याम हैज बीन ईटिंग, यहाँ जो है ना वर्ब 3 वर्ब का एक सेट हम देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वर्ब को देखेंगे। फर्स्ट वर्ब के अंतर्गत जो है ना उसके फॉर्म को देखेंगे। अगर ये वर्ब 5th रूप में है या फर्स्ट रूप में है तो हम इसे प्रेजेंट टाइम समझेंगे और इसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। एनी डाउट? आप इसे नोट करेंगे। आगे हम देखें पास्ट टेंस किसे कहा जाता है। हम लोग टेंस सेक्शन में प्रेजेंट टेंस को बड़ी आसानी से समझ लिए। प्रेजेंट टेंस क्या है, ठीक उसी तरीके से अब हम लोग समझ ले पास्ट टेंस क्या है। पास्ट टेंस, द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows that the action took place in the past time is called past tense. According to definition, आइए डिफिनेशन के अनुसार देखें। वर्ब फॉर्म, वो तो हम लोग कई बार सुन चुके, वर्ब फॉर्म। एक्चुअली इस टेंस में सारा गेम वर्ब फॉर्म का ही होता है, इसलिए आप वर्ब फॉर्म पे ही विशेष ध्यान देंगे। तो क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है कि कोई काम बीते हुए समय में घटित हुआ, यानी जिस क्रिया का संबंध बीते हुए समय से होता हो उस क्रिया को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। यानी पास्ट टेंस का सीधा संबंध जो है ना पास्ट टाइम से होता है।
फिर वही कंडीशन हो गए, जैसे प्रेजेंट टाइम का सीधा संबंध प्रेजेंट टाइम से होता है। भाई यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हिंदी से। जैसे मान लीजिए हम लोग खेलते थे, हम लोग खेल रहे थे, हम लोग खेल चुके थे, हम लोग खेलते रहे थे। अब यहां जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, प्रत्येक सेंटेंस में आपके द्वारा हमारे द्वारा किए गए काम की चर्चा हो रही है, अतः सब में एक्शन का प्रयोग है। अब प्रत्येक सेंटेंस के अंत वाले टर्म को देखेंगे आप, थे। तो अभी आपको बताया गया कि यदि किसी सेंटेंस के अंत में था का प्रयोग हो, थे का प्रयोग हो, थी का प्रयोग हो, तो हम उसे पास्ट टाइम समझेंगे। अतः यह सभी क्रियाएं जो है ना पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रही हैं, पास्ट टाइम को प्रेजेंट कर रही हैं। अतः ये सब एक्शन जो है ना पास्ट टाइम में हुआ, अतः हम इसे पास्ट टेंस बोलेंगे, क्योंकि वे सभी क्रिया जो पास्ट टाइम में घटित होती है उसे पास्ट टेंस बोला जाता है। तो हमें सबसे पहले किसी एक्शन के टाइम ही पता करना होगा। अगर टाइम पता हुआ तो समझिए टेंस आसानी से पता हो जाएगा। टाइम को पता करने के लिए हिंदी सेंटेंस हमें अंतिम टर्म को देखना होता है। अगर था थी का प्रयोग है तो ये पास्ट टाइम है, मतलब पास्ट टेंस है। अब आइए, अगर ये एग्जांपल आपके इंग्लिश में होते हो तब, हम लोग खेलते थे, वी प्लेड, हम लोग खेल रहे थे, वी वीयर प्लेड, हम लोग खेल चुके थे, वी हैड प्लेड, हम लोग खेलते रहे थे, वी वीयर प्लेइंग, वी हैड प्लेड, हम लोग खेलते रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग। टोटल एग्जाम्पल आपके सामने रहा। अब देखिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले इस सेंटेंस में जो वर्ब है उस पे फोकस करना होगा। क्लियर हुआ? जैसे पहले आपको बताया गया कि प्रत्येक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब अनिवार्य रूप से रहता है। अब एक वर्ब हो या एक से अधिक वर्ब हो, अगर एक ही वर्ब है तो हम उसके फॉर्म को देखेंगे। अगर एक से अधिक वर्ब है तो सबसे पहले वाले वर्ब के फॉर्म को देखेंगे। तो यहां क्या देख रहे हैं कि ये प्रत्येक वर्ब जो है ना पास्ट टेंस है, यानी V2 है। तो अगर किसी सेंटेंस में V2 का प्रयोग होता है तो उससे किस टाइम का बोध होता है? पास्ट टाइम का बोध होता है। बस इतना ही तो आपको याद रखना है। एक लाइन में सारी बातें बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस वर्ब फॉर्म से किस टाइम का बोध होता है। जैसे इसके पहले हमने देखा कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ब जो है ना, या अगर एक वर्ब हो तो वही, या एक से अधिक हो तो फर्स्ट। तो अगर फर्स्ट वर्ब जो होता है अगर वह V1 और V5 के फॉर्म में हो तो प्रेजेंट टाइम का बोध हुआ, सबका सब प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अगर यहां से V2 का बोध होता है, अगर फर्स्ट वर्ब या सिंगल वर्ब जो वर्ब है वह हो या फर्स्ट वर्ब हो, अगर वह V2 में लिखे गए हैं तो उससे पास्ट टाइम का बोध होता है। अब जैसे ही टाइम पता चला समझिए कि टेंस वही है, प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम पास्ट टेंस, यानी ये सभी एक्शन जो है ना आपके पास्ट टेंस में लिखे गए हैं। ये सब एक्शन किस टेंस में लिखे गए हैं? पास्ट टेंस में लिखे गए हैं। काफी आसानी से आपने समझा पास्ट टेंस किसे कहते हैं। थोड़ा थोड़ा शब्दों पे अगर आप ध्यान दें, थोड़ी थोड़ी बातों को अगर आप समझ लें तो टेंस कभी भी आपके लिए हार्ड हो ही नहीं सकता है। ये तो इतना आसान है जितना आसान A B C D हम लोग पढ़ते हैं,
जूनियर सेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीका से ये भी आसान होते हैं। हमें ज्यादा भूमिका में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक वर्ड में, एक टर्म में हम हर टेंस को जो है ना आसानी से पहचान सकते हैं। बस हिंदी में हो तो सिंबल को देख लीजिए, अंतिम लेटर के अंतिम वर्ड क्या है। अगर वो इन इंग्लिश है तो वर्ब में देखिए कि उस वर्ब में V2 का प्रयोग है कि नहीं। जैसे ये वेयर जो है ना आपका वर्ब टू बी का सेकेंड फॉर्म है, और ये जो हैड है ना वर्ब टू हैव का सेकेंड फॉर्म है। हम वर्ब फॉर्म में इसकी चर्चा कर चुके हैं। अतः जैसे V2 आया पास्ट टेंस हुआ, अब पास्ट टाइम हुआ, पास्ट टाइम हुआ तो पास्ट टेंस हुआ। पास्ट टेंस कहिए या पास्ट टाइम कहिए, लगभग बात एक ही होता है। फिर से अब यहां देखिएगा, हमने देखा कि यहां एक ही टेंस में एक ही एक्शन को चार तरह से रखा। ऐसा होता था, ऐसा हो रहा था, ऐसा हो चुका था, या ऐसा होता रहा था। शो पास्ट टेंस इज ऑफ 4 काइंड्स। अतः इनके भी 4 प्रकार होते हैं। लाइक प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, वैसे पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? नेम को जान लीजिए। सिंपल पास्ट टेंस, आप इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो है ना पास्ट टाइम के 4 काइंड्स हुए, जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। यहां तक हम लोगों ने समझा कि क्रिया का वह रूप जो किसी एक्शन के लिए पास्ट टाइम को इंडिकेट करता हो, दर्शाता हो, उसे पास्ट टेंस कहेंगे। अब हम टाइम को पहचान ले। अगर हिंदी में सेंटेंस हो, अगर उसके अंत में था थे थी का प्रयोग हो तो उससे पास्ट टाइम का बोध होता है, अतः उसे पास्ट टेंस मान लेते हैं। इन इंग्लिश अगर उस सेंटेंस के अंतर्गत जिस वर्ब का प्रयोग हुआ है वह वर्ब अगर V2 के रूप में हो तो वहां से पास्ट टाइम का बोध होता है और उसे हम पास्ट टेंस मान लेते हैं। पर इस टेंस के जो है ना प्रेजेंट टेंस के भांति ऐसे ही समझ लीजिए कि प्रत्येक टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के आपने 4 काइंड्स को देखा तो पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। अब इनके बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका यूज जो है ना हम ट्रांसलेशन के अनुसार करेंगे, बाद में जो है ना टाइम एंड टेंस के तहत इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे। अतः आप इसे नोट कीजिए। आगे हम देखें फ्यूचर टेंस किसे कहेंगे। ये रे स्टूडेंट्स लोग ये तो अब तक हम लोगों ने देख लिया प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाएगा, पास्ट टेंस किसे कहा जाएगा। अब आप देखेंगे टेंस के तीसरे काइंड को जिसे हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। डेफिनेशन को देखिएगा, द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows that the action will take place in the future time is called future टेंस। तो जैसे आपने देखा कि किसी क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है कि कोई काम प्रेजेंट टाइम में हुआ उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। किसी क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है कि कोई काम पास्ट टाइम में हुआ उसे पास्ट टेंस कहते हैं। इन द सेम वे
किसी क्रिया का वह रूप जो यह दर्शाता हो कि कोई भी काम फ्यूचर टाइम में संपन्न होगा, तो हम उसे फ्यूचर टेंस करेंगे। यह टेंस खास करके संभावनाओं का ही बोध कराता है। ऐसा होगा, नहीं भी हो सकता है, वो अलग की बात है। फिलहाल देखेंगे यहां कुछ एग्जाम्पल को रख ले। जैसे मान लीजिए राधा लिखेगी, राधा लिख रही होगी, राधा लिख चुकेगी, राधा लिखती हुई रहेगी। तो हमने जो भी एग्जाम्पल लिया है हिंदी से लिया है। अब सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर है हो हूं का प्रयोग है तो वह प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टेंस है। था थी का प्रयोग है तो वह पास्ट टाइम है, पास्ट टेंस है। इन द सेम वे अगर किसी सेंटेंस के अंत में गा गी गी का प्रयोग है तो वह फ्यूचर टाइम है और वह फ्यूचर टेंस है। यहाँ प्रत्येक सेंटेंस के अंत में आप गी का प्रयोग देख रहे हैं, यानी एक्शन का बनावट जो हुआ है ना, लास्ट में गी से जो है ना समाप्त होता है। अतः ये सब फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, अतः इसे हम फ्यूचर टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। अब यहां देखते हैं इन सभी सेंटेंस को, आइए इंग्लिश में रखते हैं। जैसे राधा लिखेगी, राधा विल राइट, राधा लिख रही होगी, राधा विल बी राइटिंग, राधा लिख चुकेगी, राधा विल हैव रिटेन, राधा लिखती हुई रहेगी, राधा विल हैव बीन राइटिंग। आइए अब आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा। प्रत्येक सेंटेंस में सबसे पहले आप वर्ब को सेलेक्ट कर लीजिए। यहां विल और राइट है, विल बी और राइटिंग है, विल हैव और रिटेन है, विल हैव बीन और राइटिंग है। यानी प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब के प्रयोग हुए हैं। अब हमें क्या करना है? सबसे फर्स्ट वर्ब को ही देखना है। तो सबसे फर्स्ट वर्ब में क्या है? यहां विल है। अब इस बात को आप ऐसे जानिएगा कि यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत जो भी वर्ब फॉर्म यूज किए गए हैं उसका पहला वर्ब अगर शैल हो, पहले एग्जांपल को ले लीजिए, विल या शैल हो तो इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। इस टाइम का बोध होता है फ्यूचर टाइम का, यानी प्रत्येक टाइम का संबंध वर्ब फॉर्म से है, प्रत्येक वर्ब फॉर्म का संबंध टेंस से है। वर्ब फॉर्म, टाइम, एक्शन, यही सभी का सम्मिश्रण जो है ना, इसी सब का जो संबंध है, रिलेशन जो है ना, टेंस के नाम से जाने जाते हैं, जो काफी आसानी से समझ में आ जाता है। अब यहां हमने देखा जैसे आपने प्रेजेंट टाइम को V1 V5 से समझा, पास्ट टाइम को V2 से समझा, उस तरह से फ्यूचर टाइम के लिए स्पेशल दो वर्ब हैं जो आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से लिए गए हैं, वह शैल और विल होता है। जब भी किसी सेंटेंस में इन दोनों वर्ब के प्रयोग हो तो उससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। और अगर फ्यूचर टाइम का बोध होता है तो हम इसे कौन सा टेंस बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। यानी किसी सेंटेंस में टाइम को पहचानिए, उसके टेंस के बारे में जान लीजिए। अगर प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टाइम है तो पास्ट टेंस है, फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर टेंस है। टाइम कैसे पहचानेंगे? इन हिंदी लास्ट टर्म को देखा जाता है। अगर है हो हूं से अंत करता है तो प्रेजेंट टाइम है, था थे थी से अंत करता है तो पास्ट टाइम है, गा गे गी से अंत करता है तो फ्यूचर टाइम है। इन इंग्लिश आइए, जो भी वर्ब फॉर्म सेंटेंस में यूज किए गए हैं हम उसके फर्स्ट वर्ब को देखेंगे। अगर फर्स्ट वर्ब
V1 और V5 के रूप में है तो प्रेजेंट टाइम है, V2 के रूप में है तो पास्ट टाइम है, अगर शैल और विल है तो फ्यूचर टाइम है। अगर ये फ्यूचर टाइम है तो यह फ्यूचर टेंस है। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब यहां भी सेंटेंस को एक बार समझिएगा। राधा लिखेगी, यानी हमने यहाँ पे एक ही टेंस में एक ही एक्शन को 4 तरीके से देखा। ऐसा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो चुकेगा और ऐसा होता हुआ रहेगा। यानी कहने का मतलब हो गया शो फ्यूचर टेंस इज ऑफ 4 काइंड्स। यानी फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, वैसे फ्यूचर टेंस के भी जो है ना 4 प्रकार होते हैं। चारों नाम को ऐसे जान लीजिए। सिंपल फ्यूचर टेंस, हालांकि आप इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने यहां फ्यूचर टेंस के 4 काइंड्स को देखा। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि क्रिया का वह रूप जो किसी एक्शन को फ्यूचर टाइम में घटित होने के बारे में चर्चा करती है तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी वह भार फॉर्म जो दर्शाता है कि कोई भी काम आने वाले समय में संपन्न होगी तो उसे फ्यूचर टेंस कहा जाएगा। फ्यूचर टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ भी देख लिए कि कैसे फ्यूचर टाइम को हम समझेंगे। अगर अंत में गागे गी का प्रयोग हो तो फ्यूचर टाइम में इसे फ्यूचर टेंस समझेंगे। अगर फर्स्ट वर्ब शैल या विल के रूप में आता हो, यानी शैल हो या विल हो, तो उसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है, इसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। फ्यूचर टेंस के 4 काइंड्स होते हैं जिसके नेम इस प्रकार हुए। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझा। इस टेंस से जो है ना आप परिचित हुए। आज अभी जो हमने जो कुछ भी देखा ये जस्ट इंट्रोडक्शन है एक टेंस का। अब हम इसके यूज एंड फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो यूज एंड फंक्शन को पढ़ने के पहले हम ये जितने भी 4 काइंड्स को देखे हैं प्रत्येक टेंस के अंतर्गत इसका प्रयोग अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन कर ले। ट्रांसलेशन में आप जान लें कि प्रत्येक टेंस में कौन कौन से वर्ब फॉर्म यूज होते हैं और इसे कैसे हम अपने भाषा से इन इंग्लिश में पुट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद आप जानेंगे कि इससे किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन का प्रकार क्या होगा और आप कैसे आसानी से आंसर दे पाएंगे। बस बने रहिए क्लास के साथ, नियमित अध्ययन करते रहेंगे। आपका इस भाषा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा वो धीरे धीरे जो है ना सॉल्व हो जाएगा। चलिए, शुरू से लेकर के अंत तक आपने जो इस क्लास को देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, राइट डाउन।